जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर में। और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है कि हमें सबको समझ में आ जाएगा फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है और इससे किस तरह से इंडिया को बूस्ट मिल रहा है। मतलब कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से इंडिया की ग्रोथ किस तरह से हो रही है वो हम देखते हैं। उससे पहले हमें सीखना होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पावर उससे होती है ना, वो सारी की सारी सेंटर गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, वो अब स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बटेगी। क्या इंडिया में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हमारे पास में शेड्यूल 7 है जिसके अंदर पावर बताई गई है, जैसे कि सेंट्रल के पास पावर होगी कि वो डिफेंस करेगा, फॉरेन अफेयर्स वगैरह इसके हाथ में रहेगा। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। तो स्टेट के पास क्या होती है? जैसे कि एजुकेशन इसके पास होता है, मतलब कि एजुकेशन में कोई भी पॉलिसी निकाला तो स्टेट निकालेगा। और पुलिस वगैरह होती है ना, वो स्टेट के पास में होती है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। जैसे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस होती है ना, वैसे तरह से हम राजस्थान पुलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्टेट के अंदर आती है, ठीक है ना। और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कर ये सेंटर के पास आते हैं। तो फेडरलिज्म क्या होता है? पावर का डिवीजन होना। क्या इंडिया में ऐसा होता है? होता है। क्या फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्या फेडरलिज्म एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंडिया में है क्या? बिल्कुल है। शेड्यूल 7 ये बताता है, ठीक है। तो फिर एक नया वर्ड आया, वो होता है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये क्या बीमारी होती है? फेडरलिज्म तो मतलब होता है कि पावर को सेपरेट करना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि हमने सेंटर को भी पावर दे दी, स्टेट को भी पावर दे दी। तो जैसे कि राजस्थान है, ठीक है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है वगैरह, सारे के सारे स्टेट्स में पावर बढ़ गई। हमने कहा ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ ना कि ये सारे राजस्थान भी, हरियाणा भी, आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना वगैरह, ये सारे के तमिलनाडु वगैरह, ये सारे के सारे आपस में कंपटीशन करने लगा है। कैसे? ये अब बड़ी बड़ी कंपनियों को कहते हैं कि आप हमारी कंपनी, हमारी स्टेट में आकर के इन्वेस्ट करें। जैसे कि तमिलनाडु कहता है कि आप हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करो, आपका हेडक्वार्टर, आपके ऑफिस तमिलनाडु में आकर बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो आंध्र प्रदेश कहता है कि नहीं, आप तमिलनाडु के पास मत आओ, आप हमारे स्टेट में आकर के इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किल बेस्ड एम्प्लॉय अच्छे हैं। मतलब कि वहाँ पे हैदराबाद में काफ़ी सारे के सारे उनके पास स्किल्स वाले वर्कर हैं, ठीक है ना। उस तरह से गुजरात कहता है कि हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रा अच्छा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि स्टेट आपस में कंपटीशन कर रहे हैं ना। जबकि सबके पास में पावर बढ़ गई थी, पावर तो फेडरल से बढ़ गई थी, लेकिन अब इन सब में भी कंपटीशन हो रहा है। इन कंपटीशन से क्या होता है ना कि इंडिया को ग्रोथ मिलती है। कैसे ग्रोथ मिलेगी? क्योंकि तमिलनाडु अपनी पॉलिसी को बहुत ईजी बनाएगा, बहुत ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाएगा। उसी तरह से आंध्र प्रदेश भी यही करने की कोशिश करेगा, गुजरात भी यही करने की कोशिश करेगा। तो इसका फ़ायदा मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर। समझ में आ गया? मतलब कि बाहर की कंपनियां इंडिया आएगी, और इंडिया आएगी तो अपने आप ही इंडिया बूस्ट होगा। इंडिया क्यों आएगी? क्योंकि ये अपनी पॉलिसीज़ को सिंपल बनाएंगे। ये कहेंगे कि सर हम इतनी सब्सिडी देंगे, ये कहेंगे कि सर हम हमारी लैंड की जो फीस होती है उसको बहुत कम कर देंगे, हम टैक्स को बहुत कम कर देंगे, तो आप हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट करो। उस तरह से ये वाली स्टेट भी कहेगी, ये वाली स्टेट भी कहेगी। इससे क्या हो रहा है कि विदेशी कंपनी को फ़ायदा होगा और वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। जैसे ही वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो यहाँ पर अपने ऑफिस वगैरह बनाएगी, तो यहाँ पे जॉब्स वगैरह बनती रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है। और यहाँ पे ऑफिस बनाएगी तो यहाँ पे वो टैक्स वगैरह भी दिएगी, जीएसटी वगैरह, तो इंडिया की भी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। क्या सारा गेम समझ में आया? फेडरलिज्म समझ में आया? फेडरलिज्म मतलब कि पावर का बंटना किसमें? सेंटर और स्टेट में। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहता है कि इसमें स्टेट आपस में कंपटीशन करते हैं ताकि अपनी गवर्नेंस को वो बेटर कर सके। गवर्नेंस मतलब अपनी पॉलिसी को। कैसी पॉलिसी? सब्सिडी देना, लैंड फीस को कम करना, टैक्स वगैरह में रियायत देना, ये सारे। और खुद को डेवलप करते हैं। समझ में आ गया ना? गवर्नेंस करते हैं, खुद का डेवलपमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। सर पूरा समझ में आ गया। अब हम हमारे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है ना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब कि स्टेट आपस में जब कंपटीशन करते हैं तब अपनी बहुत सारी पॉलिसी को बहुत सिंपल बना देते हैं। उससे इंडिया को बहुत फ्यूल मिल इंडिया की ग्रोथ को बहुत फ्यूल मिल रहा है। ठीक है भाई, हम बात करते हैं कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे। पहले क्या होता था? पहले सब ना दिल्ली, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते थे पैसा मांगने के लिए और परमिशन मांगने के लिए। कोई भी स्टेट्स होती थी ना, वो क्या चाहती थी? वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास आती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती थी कि हमें परमिशन दीजिए, क्योंकि लाइसेंस राज था। उसके बाद क्या हुआ कि लाइसेंस हट गया, लिबरलाइजेशन आ गया। उसके बाद स्टेट्स के बाद बहुत सारी पावर्स आ गई। तो ये क्या करता है? अब ये खुद फॉरेन इन्वेस्टर के सामने पिच करता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ परस्यू करता है, उनको रिझाता है कि हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे पॉलिसी बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ पे आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्टेट के साथ में, और उस स्टेट में जाकर के वो, जैसे कि तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ जाके इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि
स्टेट्स को डेवलपमेंट मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए ना, स्टेट्स क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हैं। पिच मतलब कि उनको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ है, और इससे ये एक तरह का एक बिजनेस पिच बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब स्टेट खुद भी एक बिजनेस पिच दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल, गूगल ने अभी आंध्र प्रदेश में अपना एआई डाटा सेंटर लगाया है। सही बात है ना। तो गूगल आंध्र प्रदेश में क्यों गया? क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम जो थे ना, उन्होंने पर्सनली गूगल के सामने बिजनेस पिच दी थी। उन्होंने पर्सनली कहा कि देखिए गूगल, आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ पे अच्छे स्किल्स वाले वर्कर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे पॉलिसी काफ़ी बेटर है। ठीक है आपको पुलिस आके परेशान नहीं करेगी। यहाँ पे लैंड में हम आपको रियायत दे देंगे, सब कुछ कहा सीएम साहब ने। तो गूगल ने अपना जो डाटा सेंटर था वो आंध्र प्रदेश में इंस्टॉल कर दिया। तमिलनाडु कर्नाटक को आंध्र प्रदेश ने बीट किया यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब एक तरह से कंपटीशन हो रहा है इन सबके बीच में। बिल्कुल हो रहा है, इसको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। इससे इंडिया डेवलप हो रहा है। देखो, कुछ भी हो, इंडिया में तो गूगल ने डाटा सेंटर खोला नहीं खोला, बिल्कुल खोला। तो इंडिया को तो ग्रोथ मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। मतलब हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, किसी तरह की हॉस्टिलिटी नहीं है, किसी तरह की फाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एवोल्यूशन देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से बदली है यहाँ पे। प्री 1991 की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइसेंस राज था। लाइसेंस राज मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कल कोई भी कार की कंपनी खोलनी है ना, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके हाथाजोड़ी करनी पड़ती थी कि सर प्लीज़ मुझे लाइसेंस दो ताकि मैं अपनी ये कार की फैक्ट्री खोल सकूँ। मतलब लाइसेंस के लिए मुझे सुबह से शाम दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे। सारा कंट्रोल दिल्ली के हाथ में था। फैक्ट्री कहाँ लगेगी, क्या प्रोड्यूस होगा, कितनी सारी गाड़ियाँ बनेगी, वो सब कुछ वो कंट्रोल करती थी। इसको बोलते हैं लाइसेंस राज। ठीक है ना, मतलब कि जो इन्वेस्टर है वो भी परेशान होता था, और जिस स्टेट में मैं लगाने वाला हूँ वो स्टेट वाले भी परेशान रहते थे। वहाँ जैसे कि अगर मुझे हरियाणा में कोई गाड़ी की फैक्ट्री लगानी है ना, तो मैं तो परेशान होऊंगा ही, बेचारे स्टेट के सीएम साहब भी परेशान होते थे। स्टेट के सीएम्स को भी दिल्ली के पास जाना पड़ता था परमिशन लेने के लिए, कि दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट भी कि हमारे यहाँ पे कंपनी खुल रही है, क्या मैं खोल दूँ। इसका बोलते हैं लाइसेंस राज। इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर क्या हुआ, 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी है जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम लिबरलाइजेशन की बात करें, मतलब कि जो लाइसेंस थे इंडस्ट्रियल लाइसेंस, उसको हटा दिया गया था। तो मार्केट सारे खुल गए। मतलब कि चाहे जिस कंपनी को जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे हेडक्वार्टर खोलना है, जहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालनी है, वो डाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे क्या हुआ कि लिबरल से स्टेट को पावर मिला यहाँ पे। ठीक है ना, स्टेट को हर टाइम पे दिल्ली के पास में, दिल्ली गवर्नमेंट के पास में हाथ जोड़ी नहीं करनी थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिवेट करने का उनको मौका मिला। सही बात है, आज हम देख पा रहे हैं कि तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, ये सारे के सारे हब बन रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के। ठीक है ना, कोई टेक हब बन रहा है, कोई ईवी का हब बन रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बन रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन 2010 से 2020 में एक नया टर्म आया, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। मतलब कि पावर तो, लिबरलाइजेशन से पावर तो बढ़ गई थी सेंटर और स्टेट में, लेकिन अब स्टेट्स में ही कॉम्पिटिशन होने लगा आपस में कि हम ज़्यादा बेटर हैं, हम ज़्यादा बेटर हैं। तो कंपनी को अब ये खुद अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, कैसे हुआ ये? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंडेक्स लॉन्च किया, जिसके अंदर ऐसा लिखा था जैसे कि तमिलनाडु नंबर 1 पे, मतलब कि यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस करना बहुत आसान है। समझ में आ गया? ठीक है, तो तमिलनाडु का नंबर 1 है, मतलब कि तमिलनाडु में कोई भी बिजनेस करेंगे तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉलिसी आसान है, यहाँ पे लेबर अच्छी है, यहाँ के लैंड्स वगैरह में मतलब कि सब्सिडी वगैरह मिलती है, सब कुछ बेटर है यहाँ पे। समझ में आ गया? फिर जैसे कि इसका नाम आएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर गुजरात का आएगा नंबर 2, फिर राजस्थान का आएगा नंबर 3, इस तरह से एक इंडेक्स बनता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जैसे गूगल वगैरह, वो इस इंडेक्स को ज़रूर देखती है कि यार हमें कहाँ काम करना चाहिए। तो तमिलनाडु नंबर 1 पे, तो दिखती बात है, कोई भी गूगल या फिर कोई भी फोर्ड की कंपनी होगी ना, तो वो तो यही देखेगी कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, तो वो तमिलनाडु में जाती है। सब ईज ऑफ डूइंग समझ में आया? बिल्कुल समझ में। ये कौन लॉन्च करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है। और किसके बारे में रैंकिंग होती है यहाँ पे? यहाँ पे रैंकिंग होती है कि कहाँ पे बिजनेस करना आसान है, किस स्टेट में बिजनेस करना आसान है। सेकेंड हुआ स्टार्टअप का इंडेक्स बनाया कि किस वाले स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स है और कहाँ फेल ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे सक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर तमिलनाडु में स्टार्टअप का इंडेक्स अगर बनाया गया है, उसमें नंबर 1 आ रहा है, इट मीन्स कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। तो दूसरे स्टार्टअप्स भी देख के ही काम करेंगे, वो सोचेंगे यार कि हाँ, अगर तमिलनाडु में दूसरे स्टार्टअप भी अगर सक्सेस मिला है तो शायद हमें भी मिल जाए। ठीक है, एक्सपोर्ट की रेस हुई है। सही बात है, हर जो स्टेट से वो अपने खुद का एक्सपोर्ट पॉलिसी अलग बना रही है कि हम इस तरह से एक्सपोर्ट करें। जैसे कि गुजरात में एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब स्टेट्स ने अपना बिजनेस बेस बनाना स्टार्ट किया यहाँ पे। स्टेट्स
कंपनियों के सामने जाते हैं, सीएम साहब कंपनियों के सामने जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। समझ में आ गया तीनों फेज? पहले लाइसेंस चार्ज था तो स्टेट्स को बहुत दिक्कत होती थी, इन्वेस्टमेंट में बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद में लिबरलाइजेशन आया तो स्टेट को आसानी हुई और वो खुद कहते थे कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। सारे लाइसेंस खत्म, कोई भी बिजनेस खोल सकता है, ठीक है। फिर 2010 से 2020 में क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आया, मतलब कि स्टेट्स आपस में कंपटीशन करने लगे, वो अपनी पॉलिसी को सिंपल करने लगे ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। ड्राइवर्स क्या है कि ये कंपटीशन किस वजह से बढ़ा, पहला क्या हुआ, पॉलिसी डिसेंट्रलाइज हुई, बिल्कुल सही बात है। मतलब पहले सारा का सारा पॉलिसी कौन बनाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उस समय लाइसेंस राज था। और बाद में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन आया तो पावर क्या हुआ, स्टेट के साथ चलेगी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि सेंट्रलाइजेशन पहला मतलब होता है कि सेंटर के पास पावर है, डिसेंटर मतलब कि सेंटर के पास नहीं रही पावर, कहाँ चली गई, स्टेट्स के हाथ में चली गई। स्टेट्स के पास अब ज़्यादा पावर है, बिल्कुल से हमने देखा भी वहाँ पे लिबरेशन में। सेकंड क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग होने लगी। मैंने बताया कि सेंटर ने स्टेट्स के बीच में एक परफॉर्मेंस लीग टेबल बनाया, मतलब वो जो मैंने बताया ना, तमिलनाडु को रैंक 1 मिलेगा, फिर हरियाणा को रैंक 2 मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश को रैंक 3 मिलेगा। इस तरह से रैंकिंग होने लगी। तो आंध्र प्रदेश सोचता है कि मैं इस बार और अच्छी पॉलिसी बनाऊंगा ताकि मुझे फर्स्ट रैंक मिले। इससे क्या होगा कि ये अगर अच्छी पॉलिसी मिलेगा तो इसको रैंकिंग में मिलेगी, प्लस गूगल जैसी कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी वो भी सोचेगी ना यार कि यार हरियाणा में पॉलिसी बढ़िया हो रही है तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। पॉलिसी कैसे बढ़िया होगी, यहाँ पे पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, लैंड सस्ती मिल जाएगी, इस तरह की पॉलिसियाँ, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हो रहा है कि हाँ, मतलब कि क्यों कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, ग्लोबल ट्रेंड्स देखते हैं हम यहाँ पे कि जो कंपनियाँ ना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और ये गूगल वगैरह हो गया, ये China+1 स्ट्रेटजी पे वर्क कर रही है। मतलब कि वो अपना एक फैक्ट्री तो चाइना में डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन एक फैक्ट्री कहीं और भी डालेंगे। और वो एक कहीं और कहाँ देख रहे हैं, वो सब इंडिया की तरफ देखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सारी इंडिया की तरफ आ रही है, ठीक है ना। लेकिन ये इंडिया भी एज ए होल नहीं देख रही, अब ये इंडिया में भी देखती है कि हम किस स्टेट में जाएँ, किस स्टेट में जाए, कौन से स्टेट जाए जहाँ पे की पॉलिसी बेटर है। इसलिए ही यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, गवर्नेंस का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग पावर की पॉलिसीज़ है। लैंड क्लियरेंस किसी जगह पे बहुत आसान है, कहीं कहीं पे लेबर्स अच्छे हैं, मतलब कि हर एक जगह का खुद का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब स्टेट की पहचान अपनी एक अलग तरीके से बन रही है। कहाँ पे पावर सप्लाई बहुत अच्छी है, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत कम है, कहाँ पे लेबर काफ़ी बेटर है, कहीं कहीं पे लैंड क्लियरेंस बहुत इजी है, मतलब कि आप जाएंगे तो आपको दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक बार साइन किया और सारा का सारा आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। केस स्टडीज देखते, मतलब कि अगर जैसे कि टेस्ला को इंडिया आना है तो वो देखेगी कि मैं किस स्टेट में जाऊँ, मैं तमिलनाडु में जाऊँ या गुजरात में जाऊँ, कहाँ पे मेरे को बेटर लेबर मिलेगी, कहाँ मुझे लैंड के लिए क्लियरेंस इजीली मिल जाएगी, ठीक है। केस स्टडीज़ देखते हैं हम, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में बीच में बहुत फाइट हुई थी कि गूगल का एक डाटा सेंटर कहाँ पे खुलेगा, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में गूगल का डाटा सेंटर खुला है। क्यों? क्योंकि आंध्र के जो सीएम साहब थे ना, उन्होंने पर्सनली जाकर गूगल के ऑफिस में अपनी बिजनेस की पिच दी थी। उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको बहुत बढ़िया पॉलिसीज़ वगैरह देंगे। तो आंध्र प्रदेश ने विन किया यहाँ पे, बिल्कुल विन किया। सेकेंड हम केस स्टडी देखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र में वेदांता और फॉक्सकॉन का एक वो प्रोजेक्ट आने वाला था ना, सेमीकंडक्टर, आपको याद हो तो बाद में गुजरात ने इसको जीत लिया। मतलब कि गुजरात में ये सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट आने वाला है, उसकी फैक्ट्री यहाँ लगने वाली, बिल्कुल सही बात है। क्यों क्यों लगने वाली गुजरात में? क्योंकि गुजरात ने अपनी पॉलिसीज़ बताई कि सर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ लैंड अच्छी है, लेबर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन से चला, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, वो था तमिलनाडु, तेलंगाना, इन दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है किसका, ईवी हब बनने का, कि हमारे यहाँ पे ईवी की कार, ईवी के स्कूटर हमारे यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। मतलब कि ईवी का मैन्युफैक्चर हब बनने की ट्राई कर रहे हैं दोनों के दोनों। एक तरह से कंपटीशन हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन से क्या इंडिया का डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल होगा। देखो आंध्र प्रदेश ने अगर पॉलिसी को सिंपल किया तो गूगल इंडिया में तो आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो ये अपने जीएसटी वगैरह भरेगा नहीं भरेगा, भरेगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सब बिल्कुल बात समझ में। मतलब कि ये सब मिलके एक इकोनॉमिक ओलंपिक चला रहे हैं इंडिया के अंदर में। सब ओलंपिक में दौड़ लगा रहे हैं कि हम बेटर हैं, हम बेटर हैं, हमारे यहाँ पे पॉलिसी बेटर है, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट बेटर होना चाहिए, ठीक है। क्या दुनिया में भी ऐसा हो रहा है क्या, या सिर्फ इंडिया में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है? मतलब क्या सिर्फ इंडिया में ही स्टेट्स कंपटीशन में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लोबल में भी हो रहा है। जैसे कि यूएस की बात करते हैं हम, अमेजन ने कहा था कि हम अपना सेकंड हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं यूएसए के अंदर।
अमेज़न ने कहा कि हम अपना सेकंड हेडक्वार्टर खोलना चाहते हैं, तो यूएसए में जितनी भी सिटीज़ थी, जितने भी स्टेट्स है ना, सब लाइन में लग गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे पॉलिसी बढ़िया है, हमारे यहाँ पे स्टेट्स, हमारे यहाँ पे लैंड क्लियरेंस बढ़िया है, हमारे यहाँ पे लेबर बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। तो सारे स्टेट्स ने, सारी सिटीज़ ने अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। सबके सब लाइन में लग गए कि हम बढ़िया, हम बढ़िया, हम बढ़िया। इससे क्या हुआ ना, अमेज़न को तो फ़ायदा हुआ, दूसरी कंपनियों को भी फ़ायदा हुआ। सोच के देखो, अगर किसी सिटी ने कहा कि हमारे यहाँ पे लैंड क्लियरेंस इजी हो गया है, हमारे यहाँ पे लेबर काफ़ी बेटर है, हम यहाँ पे पॉलिसी को सब्सिडी वगैरह देते हैं, हम यहाँ पे टैक्स को कम कर देते हैं ना, तो अगर ये सारे की सारी चीज़ें को रिफॉर्म करेंगी तो दूसरी कंपनियों को तो हेल्प मिलेगी, नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो इस तरह से दूसरी सिटियों में भी, दूसरे कंट्रीज़ में भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का देखने को मिल रहा है। हम जर्मनी की बात कर दें तो जैसे यहाँ पे स्टेट्स बोलते हैं ना, जैसे राजस्थान स्टेट हो गया और हरियाणा स्टेट, वहाँ पे उसको लैंडर्स कहते हैं। तो लैंडर्स के वहाँ पे भी कंपटीशन चलता है टेक फर्म के लिए, और इसलिए वहाँ पे भी एक टेक इनोवेशन हब बन गया है जर्मनी के अंदर में। जैसे इंडिया में तो हर चीज़ का हब है, ईवी का हब बन रहा है हमारे यहाँ पे, इंफ्रा का हब बन रहा है यहाँ पर टेक का हब बन रहा है, यहाँ पे एआई का हब बन रहा है। उसी तरह से जर्मनी में भी फाइट चलती है स्टेट्स के बीच में, तो वहाँ पे भी टेक का हब बन गया। ठीक है, क्या ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी एग्जाम्पल है क्या? हाँ, वहाँ के जो स्टेट्स है वो भी कंपटीशन करते हैं क्लीन एनर्जी में, एजुकेशन वगैरह के अंदर में। मतलब कि क्लीन एनर्जी को लेकर के कोई कंपनी है, जैसे कि कोई कंपनी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन बना रही है या फिर सोलर पैनल बना रही है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स है वो कंपटीशन में रहते हैं कि आप हमारे स्टेट में आकर के अपनी सोलर पैनल की फैक्ट्री लगाइए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट देंगे, सब कुछ देंगे, हम आपको लैंड क्लियरेंस ईजिली दे देंगे। ठीक है, तो एक तरह से यह प्रोडक्टिविटी राइवलरी हो रही है, मतलब कि कंपटीशन हो रहा है, इससे इनोवेशन बढ़ती है। सही बात है। बेनिफिट क्या होगा इससे? पहला, इनोवेशन बढ़ता है, सही बात है, क्योंकि अगर स्टेट्स अपनी पॉलिसी को बेटर बनाते तो जैसे कि ईवी की पॉलिसी काफ़ी बेटर बना देंगे तो ईवी की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया आने की कोशिश करेगी। सेकंड, स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी बना रही है, बिल्कुल सही बात है, तो इससे इनोवेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स कंपटीशन कर रही है कि हाँ, कंपनियां हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ पे अपना हमारे यहाँ पे जो जीएसडीपी होता है, मतलब कि एक तो जीडीपी होता है ऑल ओवर इंडिया का, एक स्टेट का जीडीपी होता है, तो वो हमारा बढ़े, हर स्टेट ही चाहता है, सही बात है, तो वो अपनी पॉलिसी को काफ़ी बेटर करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ वहाँ के इन्वेस्ट करें। सेकंड क्या होगा? वहाँ पे सप्लाई चेन और रीजनल स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हैदराबाद ने अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव किया, आंध्र प्रदेश ने अपनी इम्प्रूव किया, तो वहाँ पर सारे के सारे जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेन थे, मतलब कि वो लड़के जिनको एआई वगैरह या फिर कोडिंग वगैरह अच्छी आती, तो वो सबके सब वहाँ चले गए, हैदराबाद में चले गए, और वहाँ जाते पहले वहाँ की जो स्किल्स थी वो काफ़ी बेटर हो गई। ठीक है ना? और सही बात है, हैदराबाद में अगर किसी भी नई कंपनी को अगर अपना ऑफिस खोलना है तो उसको दिक्कत नहीं होगी नए नए लेबर को, अच्छे लेबर को संभालने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छे स्किल सेट्स वाले लड़के उनको ईजिली मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्या हो जाएगा? और सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई चेन भी इम्प्रूव होती, मैं समझाता हूँ। जैसे कि तमिलनाडु में फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री खोली थी पहले, ठीक है ना? अगर फोर्ड ने अपनी कार बनाने की खोली ना, तो इनको फोर्ड की कंपनियों, फोर्ड की अगर कार बन रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इनको टायर भी चाहिए होंगे, तो टायर की कंपनी भी वहाँ खुल गई। इनको गियर भी चाहिए था यहाँ पे, तो गियर की भी कंपनी खुल गई। इनको विंडो भी चाहिए तो विंडो की कंपनी भी खुल गई। मतलब कि सप्लाई चेन भी तमिलनाडु में इंप्रूव हुई नहीं हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि फोर्ड ने अपनी वहाँ पे फैक्ट्री खोल दी, बिल्कुल सही। मतलब सप्लाई चेन भी इंप्रूव हो रही है, रीजनल की स्किल भी काफ़ी बेटर हो रही है। सेकंड क्या होगा? मल्टीपल ग्रोथ सेंटर बन रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले सिर्फ दिल्ली और मुंबई को ही कहते थे, दिल्ली कैपिटल थी और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहते थे, पर आज ऐसा नहीं है। आज तमिलनाडु को भी वहाँ पे भी एक अलग ही हब बन रहा है। अगर हम हैदराबाद देखें तो वो एक अलग हब बन चुका है, नोएडा देखा जाए, गुड़गांव देखा जाए, अलग अलग जगह पे अच्छे अच्छे हब बन रहे हैं, ठीक है ना? सिर्फ दिल्ली पे ही, दिल्ली और मुंबई पे डिपेंडेंस नहीं रहा है इंडिया को, ठीक है। हर स्टेट्स अपनी एक इकोनॉमी आइडेंटिटी बना रहा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे गुजरात में इंफ्रा काफ़ी बेटर है, जैसे कि तमिलनाडु में स्किल्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग काफ़ी बेटर हो रहा है, ठीक है। क्या रिस्क क्या है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से? क्या नुकसान भी होता है? क्या एक नुकसान ज़रूर होता है यहाँ पे, उसको कहते हैं रेस टू बॉटम, मतलब कि बर्बाद होने की रेस लगाना। बर्बाद होने के मतलब, अगर कोई स्टेट कहता है कि आप हमारे यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपसे 0% टैक्स लेंगे, ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान कहता है अगर कि हम यहाँ पे 0% टैक्स लेंगे आपसे, आप हमारे यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो गूगल अपने आप ज़रूर फैक्ट्री यहीं खोल देगा, टेस्ला भी अपनी फैक्ट्री यहीं खोलेगा, इसको जीरो टैक्स देना। लेकिन क्या राजस्थान को कुछ भी रेवेन्यू हुआ? क्या कुछ भी रेवेन्यू नहीं हुआ, इसको तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा ना एक्चुअली देखा जाए तो। अगर मैं जीएसटी पे देखूंगा तो इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं रेस टू बॉटम, मतलब कि बर्बाद होने की रेस लगाना होता है कि हाँ, अगर आप
लैंड फ्री दे दोगे, फ्री लैंड दे दिया, सब्सिडी दी, सब कुछ दे दिया, तो आपका फिजिकल लॉस होगा। सही बात है, स्टेट बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हमें कॉम्पिटेंस पे कम्पीट करना है। कॉम्पिटेंस मतलब कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को अच्छा करना है और उनको, कंपनियों को ये बताओ कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी काफ़ी बेटर है। उनको कंसेशन नहीं देना, हमें फ्री लैंड, फ्री सब्सिडी, सब कुछ ये नहीं देना। हमें अपना बेटर साइड बतानी है कि हाँ, कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी बेटर है, हमारे यहाँ पे पुलिस परेशान नहीं करती, हमारे यहाँ पे लैंड का मिलना काफ़ी ईजी है। ये चीज़ें बताओगे तब आपको हेल्प मिलेगी। फ्री सबको देने से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें बैलेंस चाहिए कॉम्पिटिशन में और नेशनल यूनिटी के अंदर। सही बात है। न्यू फेडरल कॉम्पैक्ट ये देखते हैं हम थोड़ा सा, कि इंडिया का मॉडल अब परमिशन बेस्ड नहीं है। मतलब कि स्टेट्स को या कंपनी को दिल्ली गवर्नमेंट में जाके हाथाजोड़ी नहीं करनी, उनके यहाँ से परमिशन नहीं लेना। अब ये परसुएशन बेस्ड बन गया। मतलब कि अब स्टेट्स परस्यू कर रही है कंपनियों को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, ओरेकल को, इन सबको अब स्टेट परस्यू करती है कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। मतलब कि ये परसुएशन बेस्ड फेडरलिज्म बन गए यहाँ पे, ठीक है। सीएम अब खुद फॉरेन इन्वेस्टर के सामने पिच करते हैं। मतलब कि सीएम साहब आप खुद बताते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और अब दिल्ली में लाइन नहीं लगानी पड़ती। जैसे कि आंध्रा के जो सीएम थे ना, वो सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में गए थे पिच करने के लिए कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अमरावती टेक वैली में आकर के इन्वेस्ट कीजिए। सीएम साहब खुद जा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया ना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या हो रहा है। फेडरलिज्म मतलब कि पावर का डिवीजन होना सेंटर और स्टेट्स में। तो ये तो पावर तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन अब स्टेट्स के बीच में कंपटीशन हो गया। इसका बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है, तमिलनाडु के बीच में, गुजरात के बीच में, आंध्र प्रदेश के बीच में, कि ये कंपनी कहते हैं आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ के इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया सर। ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया में। अगर हम पॉलिटिकल वाइज देखें यहाँ पे, तो स्टेट अपनी परफॉर्मेंस से अपनी पहचान बना रहा है। सही बात है, हर स्टेट्स की अब खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो चुका है, गुजरात में इंफ्रा काफ़ी बेटर हो चुका है। अगर मैं इकोनॉमिक देखूँ यहाँ पे, तो रीजनल डिस्पेरिटी थी ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। बिल्कुल सही बात है। अब नॉर्थ और साउथ को कुछ समझते नहीं ना भाई। अगर नॉर्थ में देखा जाए तो सिर्फ गुड़गांव और नोएडा ही रहा है, लेकिन अगर मैं साउथ में जाऊँ तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया है, तेलंगाना हो गया है, तमिलनाडु हो गया। इन ये सारा का सारा हब बन चुका है ये टेक का। तो मतलब कि नॉर्थ और साउथ को कोई डिस्पेयर, मतलब कुछ अलग अलग नहीं मानते हम, सब कुछ पूरा इंडिया अब एक ही हो चुका है। लास्ट में डिप्लोमेटिक की बात करूं, तो ग्लोबल इन्वेस्टर अब डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से डील करते हैं, ठीक है ना। अगर टेस्ला को इंडिया आना है ना, तो वो इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेके कि मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, एफडीआई के थ्रू बस। उसके बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट से आके डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट से बात करती है कि सर कि टेस्ला पूछती है हरियाणा गवर्नमेंट से कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करें। वो पूछती है आंध्र प्रदेश की हम आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें। फिर यहाँ के सीएम बताते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे पॉलिसी बढ़िया है, लैंड कंसेशन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। समझ में आया ना। मतलब कि अब ग्लोबल इन्वेस्टर सीधा स्टेट गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं। इससे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है। मतलब कि डिसेंट्रलाइज मतलब समझ में आया ना, सेंट्रलाइज मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, डिसेंट्रल मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अब सॉफ्ट पावर सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। सही बात है। फाइनल टेक अवे कि और जो पुराना इंडिया था उसमें दिल्ली डिसाइड करता था और स्टेट फॉलो करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्टेट कम्पीट कर रहा है जिससे इंडिया ग्रो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू।